हेलो बच्चों, हम लोगों ने 10 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शन बहुत ऊटपटांग दिए गए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना। मैं लिख के दिखा देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कंपाउंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटायन और ये एनायन। पहली बात तो समझ लीजिए। तो इसका मतलब जो सेंट्रल एटम लिखा जाएगा वो प्लेटिनम लिखा जाएगा। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखा जाएगा। कैटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में लिखा जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे? लिगेंड्स। कौन कौन से लगेंगे? एमीन लगा है, क्लोराइडो लगा है, मिथाइल एमीन लगा है। लिख दो। नाम हो जाएगा डाई एमीन। Cl, ए के बाद सी आता है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो आगे CH3NH2, इसको लिख देंगे मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन। लिगेंड सारे हो गए तो सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा? प्लैटिनम। तो प्लैटिनम प्लैटिनम के बाद थोड़ी जगह कम पड़ रही है बेटा, मैं नीचे लिख देता हूं। सेकंड। क्यों सेकंड? क्योंकि इसके लिए निकाल लो, एक Cl है और एक Cl है, इनमें तो कोई चार्ज होता नहीं, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो कितना हो जाएगा? 2। प्लेटिनम सेकंड। और लास्ट में क्या लगा है? Cl। तो Cl को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो दोबारा से देखेंगे, एमीन, क्लोराइडो और मिथाइल एमीन, 3 लिगेंड लगेंगे। एमीन 2 लगे, एक क्लोरीन लगा है और एक CH3NH2, टोटल 4। तो डाई एमीन हो गया पहला, ए पहले आता है, Cl बाद में आता है तो क्लोराइडो, एम और बाद में आता है तो मिथाइल एमीन। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए मेटल का नाम जैसा का तैसा लिखेंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो 8 लगा देते, फेरेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट। लेकिन ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो लगाने की जरूरत है नहीं। तो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Cl यहां, एक Cl यहां। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 2। निकाल दिखाऊं? x प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 बराबर -1। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, सॉरी, -1 बराबर ये Cl की भी तो आ जाएगी। तो टोटल क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर, तो x बराबर 2। मेरी बात समझ में आ गई? प्लैटिनम की x, अमोनिया की कोई होती नहीं है, क्लोरीन की -1, CH3NH2 की कोई होती नहीं है और Cl की -1। टोटल कितना है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं इसलिए G। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर, तो प्लैटिनम सेकेंड, क्लोराइड। समझ में आ गया? देखिए नीचे एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन है। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। प्योर कार्बन डाइसल्फाइड का वेपर प्रेशर 512 मिलीमीटर मरकर है एंड द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 312 मिलीमीटर मरकर। तो 512 वो है और 312 ये प्योर का दिया गया। ठीक, इसका मतलब P0, इसको P0 जो कार्बन डाइसल्फाइड का है वो है 512 और P0 जो एसीटोन का है CH3COCH3 दैट इज इक्वल टू 312 मिलीमीटर मरकर। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दैट इज इक्वल टू P या PS, सॉल्यूशन इज फॉर्मिंग 600 मिलीमीटर मरकरी।
600 मिलीमीटर। बेटे वेपर प्रेशर को देख के क्या लग रहा है? वेपर प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि पॉजिटिव डेविएशन है। दूसरी बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है? ए और ए या बी और बी के बीच जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस। क्यों? क्योंकि बाद का वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज। तो क्या पहली बात यही कह रहा है? हाँ बेटा पहली बात तो यही कह रहा है कि ए फोर्सेस और बी फोर्सेस से ज्यादा ताकतवर होंगे इन कंपैरिजन टू द न्यू फॉर्म्ड फोर्सेस। यस, पहला सही। एक काम करो, टिक मत लगाओ क्योंकि इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। क्या पूछा है? फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, डज नॉट ओबे राउट लॉ। तो अगर बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो राउट लॉ कहां से ओबे करेगा? दोज विच डू नॉट ओबे राउट लॉ फॉर्म्स टू टाइप ऑफ डेविएशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, delta H is positive, solution is endothermic because the delta H is positive thermodynamically, solution is endothermic solution. Fourth, after adding 100 ml of each, means 100 ml of carbon disulfide and 100 ml of acetone, what will happen? Delta V is positive. Will it be 200? No, it will be greater than 200. तो आफ्टर एडिंग 100 ml ऑफ ईच देन नेट वॉल्यूम इज लेस देन 200। वो तो कह रहा है 200 से कम होनी चाहिए, नहीं 200 से ज्यादा होगी। डेल्टा वी इज मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो व्हाट इज इनकरेक्ट? अबव 3 आर करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। योर आंसर इज फोर्थ। काफी आसान सा क्वेश्चन था बेटे, आसानी से हो गया होगा। पॉज करो, लिखो, बताता। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 13, a very easy question from metallurgy. Purest form of commercial iron is? When the commercial iron is produced from the blast furnace, the iron produced is in the form of pig iron, having the highest content of carbon. After basimerization, it forms another form, it is converted into another form of carbon, another form of iron, various type of iron come. There are 4: wrought iron, cast iron, pig iron, iron scrap plus pig iron, and we have to find out the purest form. आपको मालूम है जो पिग आयरन है उसमें ग्रेटेस्ट अमाउंट में कार्बन कंटेंट और थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। उसको बेसिमर कन्वर्टर में गर्म किया जाता है और धीमे धीमे कार्बन कंटेंट कम करते करते डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो पिग के बाद क्या बनता है? कास्ट। और जब सबसे कम इंप्योरिटी रह जाती है तो उसको क्या कहते हैं? रॉट आयरन। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कभी भी 100% प्योर आयरन तो हो नहीं सकता। एक मजेदार जादू की बात मैं आपको तो मैं क्लास में बताता हूं इस बात को। इन इंडिया देयर आर 7 आयरन पिलर्स जहां कभी रस्ट नहीं लगती। ध्यान रखना, प्योर आयरन अगर हमको मिल जाए तो कभी भी रस्ट नहीं लगेगी। प्योर आयरन रस्ट नहीं करता। रस्ट इसलिए होती है क्योंकि उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट है, इसलिए रस्ट होती है। इंडिया में आज भी 7 आयरन पिलर्स ऐसे हैं जिनमें रस्ट नहीं लगती। पूरा वर्ल्ड इस पर स्टडी कर रहा है कि उस पर क्यों नहीं होती। एक दिल्ली में जाके देख के आओ कभी।
तो ये तो कह रहा है कि आज की बात कर रहा है, तो कॉमर्शियल आयरन का वेरी प्योर फॉर्म आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में रॉट आयरन। ए वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम मेटलर्जी एंड ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा सवाल है। ये बेंजोइक एसिड है जिस पर पैरा पर मेटा पर क्लोरीन लगी है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोएनिलीन। Mixture of the above three organic compounds are subjected to aqueous NaSCO3। मतलब इन तीनों को aqueous NaSCO3 में मिलाएंगे। मिला दो भैया, aqueous NaHCO3 क्या होगा? X dissolves, X तो डिजोल्व हो जाएगा। क्यों बेटा? NaSCO3 के साथ बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ रखने वाले सारे कंपोनेंट्स इफर्वेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो कि इसमें से निकलती है। तो X क्या बना लेगा? यहां पर X यहां पर ये बना लेगा, ये तो Cl लगा हुआ है, COO। तो X dissolves in NaHCO3। क्या फिनॉल नहीं करेगा? नहीं बेटा, फिनॉल नहीं करेगा। मैं बता देता हूं फिनॉल वाले पार्ट में कौन कौन करेगा। पहला करेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो डिजोल्व होगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल डिजोल्व होगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी डिजोल्व होगा। मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल डिजोल्व होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल डिजोल्व होगा और 2,4 मतलब पिक्रिक एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बराबर हो जाती है। और इट इज द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी ताकत रखने वाले जितने भी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ रखने वाले जितने भी कंपोनेंट है सारे इस टेस्ट को देते हैं। लेकिन इसमें तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही है और फिनॉल में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ पैरा पोजीशन पर NO2 जिससे कि हम कर सकें, तो ये दोनों तो इस टेस्ट को नहीं देंगे। तो बचेंगे क्या? ये बच जाएगा, एक तो पैरा क्लोरोफिनॉल बच जाएगा और एक बच जाएगा पैरा क्लोरोएनिलीन। ये दोनों बच जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? एंड फॉलोड बाय डाइल्यूट NaOH। इसको हमने डाइल्यूट NaOH मिला है। क्या फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन देगा? डाइल्यूट, जी हां, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन। मतलब ये क्या बन जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस ONaCl। समझ पाता कि नहीं? अभी मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा पैरा क्लोरोएनिलीन बच जाएगा। इसका मतलब वाई था ना, ये वाला वाई डिसॉल्व हो गया डाइल्यूट NaOH में और X डिसॉल्व हो गया एक्वस NaHCO3 और तुम्हारा बच गया Z। निकालो आंसर, आसान है। पहला दिया गया X in aqueous NaSCO3 हो रहा है? हाँ हो रहा है। एंड Y in dilute NaOH, क्या Y dilute NaOH में हो रहा है? हो रहा है। Z के बारे में तो कुछ दिया नहीं गया, तो यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। बात बाकी को आप देख लो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि बनता हो X in aqueous NaCO3 Z in dilute NaOH हो ही नहीं सकता, तो बात बाकी सारे गलत हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा पॉज कर लीजिए और मैं आगे बताता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। Which theory can explain bonding in nickel tetracarbonyl?
हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो थ्योरीज याद पढ़ी थी, याद हो गई हो, एक तो वीबीटी और एक सीएफटी। लेकिन अगर कार्बोनिल की बात करें तो कार्बोनिल न तो वीबीटी से एक्सप्लेन हो रहा था ना सीएफटी से एक्सप्लेन हो रहा था। याद करो, हम लोगों ने कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है। क्या बताया था? देखो मैं बताता हूं बेटा, इसमें 4 ऑप्शन है, एमओटी, सीएफटी, वीबीटी और वर्नर्स थ्योरी। तो मैं सही ऑप्शन तो लगा देता हूं, सही है एमओटी। क्यों है वो बताता हूं, क्योंकि इन तीनों से, वर्नर थ्योरी तो आप जानते हो ओल्डेस्ट थ्योरी, वो तो जो है वीबीटी से पहले दी गई थी। उसके बाद कुछ चीजें वीबीटी से एक्सप्लेन हुई, वीबीटी खराब हो गई तो फिर सीएफटी बताई गई। तो ये तीनों एमओटी है। क्यों है तो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मैं मिटा के आपको बताता हूं। देखिए क्या कर रहे थे, जो मेटल था उस मेटल के डी ऑर्बिटल्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी थे, और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था मेटल के साथ, और बाद बाकी सीओ के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये वाले ऑर्बिटल्स कौन से? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, स्टार से दिखाते हैं। तो द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ CO were accepting the electron from the metal. This type of bonding is known as the synergic bonding. तो कौन से ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने? दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पर एक केस और बताया था मैंने, याद करो, कि जैसे जैसे ये पाई मतलब मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा लिगेंड को, और मेटल टू कार्बन जो है C2M बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पाई बन रहा है नहीं बन रहा, C2M बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और C2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल इंक्रीजेस, C2M bond strength increases and C2O bond strength decreases, and this concept was known as the synergic bonding. तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कहां से आया बेटे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे ये कहना पड़ेगा, क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये अधिकतर बच्चों को कंफ्यूज करेगा। चलिए अगला, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। n is equal to 5, n is principal quantum number, and ms spin quantum number is plus half. How many orbitals are possible? बेटा n is equal to 5 के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो n square that is equal to 25 orbitals are possible, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। इतना ही तो है। लेकिन वो ये कह रहा है कि सिर्फ प्लस हाफ के लिए बताओ, तो ठीक है, हर एक में एक एक प्लस हाफ भी तो आएगा, तो ऑर्बिटल तो अवेलेबल है ही। तो द आंसर इज 25। द आंसर इज 25 n स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला लिखाते हैं हम लोग, जो है जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला लिखाते हैं। चलिए अगला, A very good question from directly from NCERT, जैसा का तैसा NCERT में लिखा हुआ है। In the chapter हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन का जो सब टॉपिक है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसमें ये बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद कर लो। क्या है? इन बिटवीन जियोलाइट एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड कहां होते हैं? टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस विच विल बी मोर एफिशिएंट। बेटा ये वर्ड भी एनसीईआरटी, जैसी लाइन लिखी एनसीईआरटी वैसे यहां लिखा है, विच विल बी मोर एफिशिएंट फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। क्या कह रहा है? इन बिटवीन जियोलाइट एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड which will be more efficient for removing permanent hardness। स्पष्ट सिंथेटिक रेजिन मेथड में लिखा है this method is more effective than zeolite method because it removes cation। it is a cation exchanger method। जरा कोई ऑप्शन है क्या? Synthetic resin method is better as it exchanges only cation। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का एक्सचेंज किससे हो जाता है? सोडियम। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पहला ये ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए जियोलाइट मेथड, ये तो है नहीं। सिंथेटिक रेजिन मेथड बिकॉज इट एक्सचेंज ओनली एनायन, नहीं, गलत बात है। सिंथेटिक रेजिन मेथड बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर नेचर, नो, इट इज अ बेटर मेथड। ये कोई हार्मफुल नहीं नेचर के लिए, क्योंकि जैसे ही जो है सोडियम आयंस की कमी आती है वैसे ही हम NaCl में डाल के वापस सोडियम आयन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड इज ए गुड मेथड। ये बहुत प्यारा सामान्य सा सवाल था आपके में। ये बेटा इसमें ये सिनर्जिक बॉन्डिंग नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 और KO2। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, लेकिन इसमें बच्चों ने गलती की। बेटा यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं पूछी, पोटेशियम की पूछी, और आपको बताया गया है फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स, सेकेंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, फ्लोरीन, ये ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एल्युमिनियम भी नहीं में, फर्स्ट ए वाले सिर्फ +1, सेकेंड ए वाले सिर्फ +2, चाहे कहीं पाए जाए। जिंक ऑलवेज +2, चाहे कहीं पाया जाए। फ्लोरीन ऑलवेज -1, चाहे कहीं पाया जाए। और एल्युमिनियम ऑलवेज +3। K2O is potassium oxide, K2O2 is potassium superoxide, KO2 is potassium peroxide and KO2 is potassium superoxide। ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पेरोक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पर एक एक निगेटिव है, और सुपर ऑक्साइड में O2 पर एक निगेटिव है। ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पेरोक्साइड की -1 है और इसकी -1/2 है। लेकिन हमको क्या लेना देना, हमसे तो पोटेशियम की पूछी गई, और मैंने बताया पोटेशियम की फर्स्ट एक एलिमेंट हमेशा क्या होगी? +1। फर्स्ट ऑप्शन, मामला खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला, the decreasing order of dipole moment in CHCl3, CCl4 and CH4। it is also very simple question from chemical bonding। बेटा आपको मालूम है कि CCl4 और CH4, इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ये दोनों ही टेट्राहेड्रल है, और दोनों का ही जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0?
क्योंकि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसलाइज कर देते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और इसमें क्या हो जाएंगे, ठीक उल्टे। लेकिन सारे अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी CH, सारे ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, 0। तो ये दोनों तो बराबर होंगे, CH Cl3 बना लीजिए। क्या हो जाएगा, ये Cl ऊपर, ये Cl नीचे, ये अपनी तरफ लेके भागेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या काम करेगा, कार्बन को देगा। तो इसका मतलब इसका वेक्टर सम 0 नहीं होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ऑप्शन देखिए, नॉट इक्वल टू 0, तो 0 से कुछ ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं, समझ पाता है कि नहीं, म्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। तो CH Cl3 सबसे बड़ा होगा, और CCl4 और CH4 दोनों का बराबर होगा, दैट इज 0। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। दूसरा, पहले CH Cl3 ये तो सही है, लेकिन CCl4 का CH4 से ज्यादा होगा, नहीं भाई गलत बात है, दोनों का ही 0 होगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी है, जरा देखिए, CCl4 का ज्यादा होगा, बिल्कुल ही बकवास है, गलत बात है। CCl4 और CH4 का बराबर होगा, सही बात है। इनका ज्यादा होगा CHCl3, ये गलत है, इनका कम होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, और इस क्वेश्चन में अधिकतर लोगों ने या तो गलती की होगी या छोड़ा होगा। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मतलब जिसने फॉर्म किया उसने दिमाग लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहली बात तो ये समझ लीजिए, नॉट लिखा है, अधिकतर बच्चे इसको करना भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा आपको मालूम है कि सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी की बात आती है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की ही बात आती है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व अच्छी थ्योरियों में मानी गई। वैसे तो फेल्ड है आज के टाइम में। पहला लिखा है बेटा, मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो ये बात तो उसने कही थी कि इंडिविजुअल एटम से मैटर मिलकर बना हुआ है, हर मैटर में एटम्स है। दूसरा लिखा है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस of pressure and temperature gases combine to give gaseous products in simple volume। बेटा अगर याद हो तो ये जो लॉ है ये गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम्स, ये लॉ डाल्टन का लॉ नहीं। तीसरा देखते हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स रिमेन कंजर्व्ड। यस, कंजर्वेशन ऑफ एटम की बात उसने कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए उसने कहा था। एंड ओनली पास थ्रू रीअरेंजमेंट, जी हाँ ये भी बात उसने बताई थी। सम एटम्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास, तो हाँ उसने बताया था कि जो अगर कार्बन के ही एटम है, नाइट्रोजन के ही एटम्स हैं, तो उनमें एटम्स में जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे उन सब के एटॉमिक मास जो है सम। तो एक ही लॉ है जो गैलुसाक का लॉ है, बाद बाकी तीनों जो है डाल्टन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द आंसर विल बी सेकंड।